एवरीवन, थैंक यू फॉर द वाचिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर आ जाता है वेरिएशंस पे, यानी कि हम लोग आ गए हैं 10th क्लास के थर्ड चैप्टर पे, यानी कि 10th क्लास के स्टेप नंबर 3 पे। इसमें हम लोग वेरिएशन सीखेंगे। अब हमारे पास वेरिएशन क्या होती है, उसके रियल यूजेस क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसे सीखने से हमें क्या क्या पता चलेगा, हम क्या क्या ड्राइव कर सकेंगे, ये तो हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप मुझे कमेंट में उसका आंसर देंगे कि हम वाई quadratic equations use in every real life applications, कि हम quadratic equations को क्यों रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये सारा कुछ ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपको इसका आंसर नहीं समझ आ रहा, मैं ये आंसर जो है मैं आप लोगों को कमेंट में टैग भी कर दूंगी ताकि आप लोगों को इशू ना हो। इसका आप आंसर देंगे। और इसके अलावा आप लोगों के साथ एक और चीज़ है कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर ज़रूर मिलेगा, और हर एक्सरसाइज हर टॉपिक के बाद आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे ताकि आपका जो माइंड है वो देखा जाए कि आप कितने डीपली और कितने रिलैक्सेबिलिटी के साथ आप सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम वेरिएशन की डेली यूजेस देखते हैं, उसके बाद हम रेशो की डेली यूजेस देखेंगे, हम प्रपोजिशन की डेली यूजेस देखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो टॉपिक्स यही हैं। तो हम इनकी डेली यूजेस देखने के बाद हम लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो डेली यूजेस देखने से पहले मैं आप लोगों की एक और चीज़ बताती चलूँ कि हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत मज़े का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत मज़े से पढ़ा था। तो हम इन इक्वेशंस को भी बहुत अच्छे से और बहुत ज़बरदस्त से जनरेट करेंगे। यूजेस करने से पहले हम लोग डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब डेफिनेशंस की समझ आएगी तो हमें यूजेस की समझ आएगी। तो हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास आ जाती है रेशो, प्रोपोजिशन एंड वेरिएशंस की। तो फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास आ जाती है रेशो। अब हमारे पास रेशो क्या होती है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, और ये सारा कुछ आ जाता है। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड मेजर इन सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। अभी दोनों ने कहा है कि रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड मेजर इन सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। इफ ए एंड बी आर टू quantities of a same kind and b is non-zero, then the ratio of a and b is written as a ratio b, or in fraction a divides b. If a hockey team win 4 games and lose 5, then the ratio of the game won to game loses 4:5 in fraction 4 divided by 5. अब उन्होंने हमें कहा है कि हमारे जो रेशो रिलेशन होता है ना वो 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे ना, 2 यूनिट्स पॉइंट्स होंगे, तो हम उसे इजीली रेशो में डिफाइन कर लेंगे। लेट कर लो, सपोज कर लो कि आप ए और बी 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी, उन्होंने कहा रेशो डिफाइन करें ए और बी की, तो आप ए रेशो बी में डिफाइन करेंगे, या आप उसे डिवीजन फॉर्म में, आप डिवीजन फॉर्म को रेशो में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन फॉर्म जो है वो रेशो से निकल के बनी है। इसकी जो डिटेल ब्रीफली है वो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगी, और उसके साथ साथ हमारा लेक्चर भी चलता रहेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने मोटिवेशंस के साथ साथ हम लोगों ने नॉलेज के भी लेक्चर्स को जो है वो कंटिन्यू रखना है, ताकि जो हमारा लेक्चर है वो मज़े का भी बने और हमें समझ भी आए। अब उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक हॉकी टीम है, उन्होंने 4 गेमें खेली हैं और 5 लूज़ की हैं, तो हम इसे रेशियो में डिफाइन करें। अब हम फर्स्ट कर लो, हमारे पास ए 4 है और बी 5 है, और इसमें एक और चीज़, हमारे पास बी अगर 0 होगा, हमारे पास है ना ए रेशो बी, तो अगर हमारे पास आ जाएगा ए 0, तो फिर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास रेशो नहीं रहेगी, ये हमारे पास रेशो नहीं है। तो एक बी को कभी बी हमारे पास हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। देन अब यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें थे, तो हमारे पास आ जाएगा 4:5, तो फिर 4 डिवाइडेड बाय 5 इन फ्रैक्शन फॉर्म। उसके बाद आ जाता है रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रेशो इज इम्पोर्टेंट, कि जितने भी अब हमने रिमेंबर करना है कि जितने भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना वो रेशो में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए जाते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी एलिमेंट्स आपको दिए जाते हैं, जो भी पॉइंट्स दिए जाते हैं, जो भी आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं, जो भी आपको सेंटीमीटर्स दिए जाते हैं, जो भी किलोग्राम वैल्यूज दी जाती हैं, आपको ग्राम वैल्यूज़ दी जाती हैं, जितनी भी आपके पास ऑर्डर एलिमेंट्स आ जाते हैं ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं रेशो में, क्योंकि उनके बगैर आपका रेशो डिफाइन नहीं होता। उसके बाद अगर हम लोग ए डिवाइड बी कर रहे हैं या ए रेशो बी कर रहे हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है ना, यानी कि जो ए होता है, उसे हम कहते हैं
एंटीसीडेंट और जो हम लोग बी कहते हैं उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और रेशो जो हमारे पास होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। रेशो हमारे पास वहाँ एक ऐसा सेट होता है जिसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। आपने ये पॉइंट याद रखते हैं। आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ऑर्डर एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशो में उनकी क्या अहमियत होती है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद ये पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेशो के मतलब एलिमेंट्स के कौन से पार्ट्स की जो है वो इंपॉर्टेंट्स होते हैं रेशो में, तो आप उससे ऑर्डर भी बता सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए को क्या कहा जाता है, बी को क्या कहा जाता है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि ए का रेशो का यूनिट होता है या नहीं होता। ये क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ने रेशो की डेफिनेशन कर ली, तो आगे रेशो की एग्जांपल आ जाती है। उसमें उन्होंने हमें क्या हुआ है कि फाइंड द रेशो कि अगर हमारे पास 200 ग्राम टू 700 ग्राम है, या फिर अगर हमें 1 किलोमीटर से 600 मीटर का सफ़र करना है, तो फिर हम उनकी रेशो डिफाइन करेंगे और हम उनका आंसर बताएंगे और फिर हम इससे रेशो डिफाइन करेंगे। ये बात है, रेशो का फ़ायदा किसी और को हो ना हो, लड़कियों को बड़ा हुआ है, क्योंकि अगर रेशो डिफाइन ना होता तो फिर हमारा नुकसान हो जाता। अब आप ये देखें कि अब हम रियल लाइफ में कितने मज़े की चीज़ में यूज़ करते हैं। लाइक अब हम लोगों ने कुकिंग करनी होती है तो हम कहते हैं 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून या 2/4 टेबल स्पून। तो उस तरह जो जो ये पॉइंट्स यूज़ होते हैं ना, 1/2 टेबल स्पून, 2/2 टेबल स्पून, और इस तरह उसके अलावा आप लोगों ने कुकिंग का सामान लेने जाना होता है 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, और ये सारे जो पॉइंट्स आ जाते हैं ना रेशो में, ये सारे के सारे जो हैं ये रेशो पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो हमारी जो कुकिंग आ जाती है रियल लाइफ यूजिंग में, वो रेशो पॉइंट जो है वो कुकिंग में यूज़ होता है। उसके बाद ग्लोसरी में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह किलो किस तरह। उसके बाद शॉपिंग में एक अदर ड्रेस लेना है, 2 अदर लेने हैं, 4 अदर लेने हैं, इस साइज़ की जूती चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, कौन सा साइज़ चाहिए, 2.5 होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए, 5.5 साइज़ चाहिए, रिंग का साइज़ कौन सा होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए, टॉप्स का साइज़ क्या है आपका, आपको टॉप्स कितने चाहिए, पाशा के साइज़ के चाहिए, 1 तोला चाहिए, 2 तोला चाहिए, 1.5 तोला चाहिए, 2.5। ये सारा कुछ जो आ जाता है ना, ये रेशोज़ में आ जाता है। लाइक ज्वेलरी शॉप्स हो गई, उसके अलावा ज्वेलरी शॉप्स के अलावा उसके अलावा जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, उसके अलावा जूतों की जो शॉप्स होती हैं, फिर उसके अलावा दुपट्टों की शॉप्स जो होती हैं। लाइक हम जब कपड़ा लेने जाते हैं, खुला कपड़ा जो लेते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, हम लोग उसका नाप करवाते हैं कि हमें दुपट्टे का कितना कपड़ा चाहिए, हमें शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, कितने गज़ होना चाहिए, शलवार का कितने गज़ होता है, बाजुओं का कितने गज़ होना चाहिए। ये सारा कुछ जो है ये रेशोज़ के पॉइंट्स में आ जाता है। कुकिंग में क्या होता है, आप जब कुकिंग का सामान लेने जाते हैं, लाइक आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आपको 5 किलो गोश्त चाहिए, आपको आधा चम्मच मिर्चें चाहिए, क्या आपको कितनी मिर्चें चाहिए, 1 किलो मिर्चें चाहिए, 2 किलो मिर्चें चाहिए, वो सारा सामान आप लिस्ट में लिखते हैं। फिर आपका सामान आता है, फिर अंदर जब आप कुकिंग करते हैं, फिर आप अक्सर अम्मियों से पूछा जाता है, अम्मी 2 चम्मच मिर्ची डालूँ कि 5 चम्मच मिर्ची डालूँ, अम्मी इतनी डालूँ कितने डालूँ। तो वो जो सारा कुछ आ रहा होता है ना, वो आपके रेशियो पॉइंट्स में डिफाइन हो रहा होता है, क्योंकि आपको रेशियोज में बताया जा रहा होता है, एक डालो, आधी डालो, एक से भी आधी डालो, या आधी से भी आधी डालो, या उससे भी थोड़ी डालो, या एक चुटकी डालो, या एक चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा डालो। वो सारा जो आ जाता है ना, वो आपके रेशियो पॉइंट्स में डिफाइन हो रहा होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया जा रहा होता, आपको रेशियोज में बताया जा रहा होता है कि इतने रेशियो में डालो, इतने रेशियो में डालना चाहिए, इतने रेशियो में नहीं, इतने रेशियो में नहीं। तो ये आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है कि हम रियल लाइफ में जो है इसे अपनी डेली डेज में यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी नहीं कि हम लोग जो है बहुत अरसे बाद यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सालों बाद यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद अक्सर जो होता है ना, वो पमाइश के लिए भी, लाइक आपको किसी जगह की पमाइश करनी है, नहीं पमाइश नहीं होगा, तादाद, ईंटें मंगवाना, जब आप कोई ईंटें वगैरह मंगवाते हो घर के बनवाने के लिए, तो आपको कितनी अदद ईंटें चाहिए होती हैं, उनकी वो कितने साइज़ की होनी चाहिए, उनका जो साइज़ होता है ना, 2.5 होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए, 1.3 होना चाहिए, 1.4, ये भी सारा कुछ आप रेशो में डिफाइन करते हैं। तो वो चीज़ भी आपकी रेशो में आ जाती है। उसके अलावा जो होता है, अब कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, 1.5 लीटर, 1/2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, तो ये सारा कुछ ये भी रेशोज़ में आ जाता है। उसके अलावा कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज का बर्न करना। उसके बाद कैलोरीज की टैबलेट्स जो होती हैं, उनके ऊपर भी आपको पॉइंट्स लिखे होते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स आपने कैलोरीज बर्न करनी है, कितनी पॉइंट्स आपकी लो होंगी।
तो वो सारा कुछ जो आ जाता है वो रेशो में आ जाता है। और रेशोज़ का जो होता है ना, आप डेली यूज़ करते हैं, ये भी नहीं कि आप वो डेली आपके आसपास जो है इस चीज़ का यूज़ हो रहा होता है और हमें पता नहीं होता। आप सुबह अक्सर होता है कि पराठा जब आपके लिए नाश्ता बन रहा होता है तो आपसे पूछा जाता है कि हाफ ब्रेड खाना है, फुल ब्रेड खाना है, 2 पीसेस खाने हैं, 3 पीसेस खाने हैं, 1 हाफ खाना है, 2 हाफ खाना है, 3 हाफ खाना है। तो वो भी आप रेशो में उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ आपके साथ एक रेशो एक्सप्लेनेशन के थ्रू जा रहा होता है। उसके बाद जब आप ग्रोसरी में जाते हो तो आप पूछते हो, अक्सर होता है कि कितने किलो आटा चाहिए, कितने किलो चीनी चाहिए, कितने किलो मिर्चें चाहिए, कितने किलो दाल चाहिए, कितने किलो। और वो जो किलोज पॉइंट्स होते हैं ना, 1, 5, 2, 5, 3.5, 4.5, 5.5, ये सारे रेशोज में डिफाइन हो रहे होते हैं, क्योंकि वो 5/4, 3/5, 4/5, 6/5। उसके बाद टमाटर जो होते हैं, अक्सर आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास आपने हंडी में टमाटर डालना है, 1 हाफ डालते हैं, फिर आप 2 हाफ कभी कभार डालते हैं, कभी आप 3 हाफ डालते हैं। हिसाब मिर्चों का होता है आपका हिसाब कि आप 1 हाफ डाल रहे हैं, 2 हाफ डाल, 3 हाफ मिर्चें। मतलब ये सारा कुछ जो होता है ना, ये आप डेली यूजेज में एक रेशो के हिसाब से कर रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आप हाफ पॉइंट यूज़ कर रहे होते हैं, हाफ कप टी, हाफ कप ये चीज़, हाफ कप वो, हाफ कप ऑयल, हाफ कप शुगर, हाफ कप जो है चावल, हाफ कप जो है बेसन, ये सारा कुछ जो आ जाता है। अब मैथ में मैं कहाँ कहाँ हंडियों के मसाले ले आई हूँ, ये हमारे पास ये लाइव यूजेस में आ जाते हैं। हम मैथ की तरफ आते हैं, अब घरेलू ये मसालों से निकलते हैं। हम लोग आ जाते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 4 जो 1 की तरफ है, जो हमारे रेशियो एग्जाम्पल है। हमने उसकी डेली यूजेस देख लिया, उसकी डेली यूजेस जो है हमें पता चल गया हम रियलिटी में उसके कैसे यूज़ करते हैं। हम पैमाइश के लिए उसका यूज़ करते हैं, हम कपड़ों की पैमाइश के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, जो कपड़ों की टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती हैं। आपने ये चीज़ अच्छे से याद रखना है कि वहाँ पे कपड़े की पैमाइश कितने गज़ का कपड़ा जो है वो शर्ट के लिए यूज़ होगा, गज़ का कपड़ा जो है शलवार के लिए यूज़ होगा, और फिर उसे साल से फरमाइश लग के वो जो है ना वो बंडल्स बनते हैं। तो ये टेक्सटाइल में भी रेशो का हिसाब होता है। तो अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें उन्होंने हमें बोला हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड द रेशो किस में फाइंड करनी है। अगर हमारे पास 200 ग्राम है टू 700 ग्राम है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें रेशो फाइंड करते हैं, रेशो ऑफ 200 ग्राम टू 700 ग्राम। और आपको एक और चीज़ बताती चलो, अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो इस तरह की ना इंग्लिश को छोड़ देते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब आप मैथ में इस तरह आपको क्वेश्चन आता है ना, आप उसमें इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन में यूज़ हो जाता है, क्योंकि जो मैथ के कुछ साइंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना टफ होते हैं। लाइक कुछ लोगों को इस साइन का नहीं पता होता कि इसे एंड कहा जाता है, ठीक है, इसका नहीं पता कहा होता कि इसे और कहा जाता है, ठीक है, इसका नहीं पता होता कि इसे फॉर ऑल कहा जाता है, ठीक है। आप किसी को टेक्स्ट करके ऐसे करें ना, तो अगला बंदा आपसे पूछेगा क्या बोले, ये मैथ लैंग्वेज है। अगर आपका पेपर उर्दू का टीचर चेक कर रहा है तो फिर उसके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी कि इसलिए आप जो मैथ के साइंस होते हैं ना वो आप अगर आप अपनी क्लास में यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर्स होते हैं, बोर्ड में कौन आपका पेपर कैसे चेक करे ये आपको नहीं पता होता, तो वो साइंस अगर आप साइंस यूज़ करें तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में थोड़ी सी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं तो फिर उसके लिए जो होता है ना अगले चेकर को आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है या उसके पास कौन सा सब्जेक्ट है और वो आपका पेपर किस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहा है। तो फिर उससे जो होता है ना इमेज अच्छा पड़ता है कि उसने साइड पे एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ये साइन क्यों यूज़ किया है। लाइक अक्सर जो यूज़ होते हैं लोग होते हैं वो इस तरह का साइन यूज़ करते हैं और इस साइन को कहा जाता है एंड, अक्सर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है, आई डोंट के लिए जो है वो ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। इस तरह बहुत से जो साइंस हैं वो यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सेपरेटली एक साइड पे ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना अपने साइंस को यूँ करके, तो फिर जो होता है ना चेकिंग करने वाला उसके लिए ये चीज़ इजीली हो जाती है कि इस बंदे ने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने बता दिया कि मैं किन दो चीज़ों पॉइंट्स के दरम्यान रेशो फाइंड कर रही हूँ।
अगर मैं डायरेक्ट रेशो डिफाइन करती हूँ उसे पता ही ना होता इस साइन को क्या करते हैं, तो फिर मसला हो जाना था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 200:700। तो मेरे पास इस फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ जाएगा, इधर अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे मैं लिखूंगी इन फ्रैक्शन फॉर्म, मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ जाएगा 200/7। अब ये ज़ीरो इसके साथ गया, ये ज़ीरो इसके साथ गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/7। तो मेरे पास रेशियो क्या आ गई 2:7। कितने ईजी है, मजा आया करने का। हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट्स दिए हुए थे, हमने उन्हें रेशियो में डिफाइन किया, फिर हमने उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में डिफाइन करने के बाद अगर वो पॉइंट्स कटिंग हो रहे थे, डिवीजन फॉर्म में कटिंग हो रहे थे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कटिंग हो रहे थे, हमने उन्हें कटिंग किया और फिर हमारे पास दो रेशियोज डिफाइन हो गई, दो वैल्यूज जो आपस में ना कट सकते हैं ना डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने उन्हें रेशियो में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा हुआ है कि हमारे पास एक 1 किलोमीटर टू 600 मीटर है। अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है, और 600 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमने किलो को मीटर में तेज करना है तो हम इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमने इसे किलोमीटर में 600 को तेज करना होता तो हम उसे डिवाइड करते 1000 के साथ। ठीक है, तो इसे हम लोग करते हैं 1 किलोमीटर टू 600 मीटर। अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कह दूँगी रेशो, इधर आप लोग लिखेंगे पहले वी नो डैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इधर आप लिखेंगे रेशो 1 किलोमीटर 1000 मीटर टू 600 मीटर। ठीक है, आप लोग ये जो किलोमीटर, किलोग्राम और ग्राम, मिलीमीटर, गैमा मीटर, ये सारे जो मीटर्स हैं ना, इनका जो टेबल है आप लोग एक दफ़ा ना इसे पढ़ लें ताकि आपके लिए ना ये आसानी हो जाए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टेबल के बारे में एक्सप्लेनेशन दे लें, ताकि उस टेबल से ही होगा कि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आपको डिफाइन करने में ईजी हो जाएगा, किलो को कैसे मीटर में चेंज करते हैं, मीटर किलो में कैसे चेंज करते हैं, और थोड़ा सा हमारे पास एक चार्ट मेथड बन जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास वो एक मेथड आएगा, उससे आपको जो है ना ये मीटर किलो का जो मसला ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमारी ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। इसे अब हम लोग चेंज करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000/600, 1000/600 है, तो इन्हें हम अब चेंज करेंगे इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1600। अब ये ज़ीरो तो गए, तो मेरे पास क्या बचा 10 एंड 6। अब ये आप रेशो में डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ये कट रहा है, ये किससे कट रहा है 5 3। अब आपके पास जो रेशो आएगी वो क्या आएगी 5:3, क्योंकि आप देखिए ना 10 और 6 एक टेबल से कट रहा है, तो जब वो कटिंग हो रहा है तो उसे काट दें बजाय इसके कि उसे ऐसे ही रखना है, तो आप उधर भी आप उसे क्लैरिफाई कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा, आप इधर भी क्लैरिफाई कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन कटिंग ज़्यादा मस्ट है क्योंकि उससे आपके पॉइंट्स जो है वो इजीली क्लैरिफाई हो जाते हैं और आपका आंसर भी शॉर्ट हो जाता है और आपको ज़्यादा मसला नहीं होता एक्सप्लेन करने में, डिफ़ाइन करने में और ये सारा कुछ। हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो इख्तिताम को पहुंचती है। अब हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, उन्होंने अब यहाँ पे हमें जो है कहा है कि हमें ए फाइंड करना है। अब हम लोग ए कैसे फाइंड करेंगे, उन्होंने हमें रेशो पॉइंट दे दिए हैं A+3 डॉट रेशो 7+A एंड 4 रेशो 5 आर इक्वल। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने रेशो फाइंड करनी है। अब हम इनकी रेशो फाइंड करेंगे, ये आपको थोड़े से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाऊंगी
क्योंकि जो एग्जांपल्स है ना वो जितनी भी एक्सप्लेन कर ली जाएं उससे ये होता है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिखना है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम कटिंग करेंगे और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन वैल्यूज जाएंगे और फिर इससे हम वैल्यू निकालेंगे। अब ये सारा कुछ कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। उन्होंने हमें कहा है फाइंड ए इफ द रेशो a+3 रेशो 7+a and 4:5 are equal। अब हमें पता है कि सिंस द रेशो a+3 रेशो 7+3 and 4:5 आर इक्वल। सो अब हम इसे इन फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a+3 7+a इज इक्वल आ जाएगा 4/5। अब मैं इसे क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को a+3 के साथ, 4 को 7+a के साथ। 5 को करेंगे 3+a के a+3 के साथ और 4 को करेंगे 7+a के साथ। ये मेरे पास आ जाएगा 5a+15 और ये मेरे पास आ जाएगा 28+4a। अब ये 5a+15 - 4a इज इक्वल टू 28। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a+15 28, ए इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 28 - 15। तो मेरे पास ए इक्वल आ जाएगा 13। हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी थी। हम लोगों ने क्या किया, हमें दो रेशोज़ दिए गए थे, उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए गए थे। हमने उन्हें क्या किया, हमने उन्हें पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों ने जो ए वाली वैल्यूज थी उन्हें सेपरेट कर दिया और जो विदाउट वेरिएबल्स वैल्यूज थी हमने उन्हें सेपरेट कर दिया। फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने जो है ए की वैल्यू निकाली। एक तो ये मेथड है, एक आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 5a - 4a और 28 - 15। तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 13। ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं कि आप इधर ये स्टेप्स ना भी करें, आप शॉर्ट स्टेप में करना चाहते हैं तो आप ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप ये काम भी कर सकते हैं, लाइक 5a को एज इट इज़ यहाँ पे ही रहने दें, उसके बाद आप 28 + 4a - 15 कर लें, फिर 5a - 4a हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13 और a इज़ इक्वल आ जाएगा 13। ये डिफरेंट मेथड निकल आते हैं। हर सवाल एक मेथड से नहीं होता, बहुत से मेथड से हो जाता है। बात ही होती है अंडरस्टैंडिंग की कि आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई। अगर तो समझ आ जाती है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर समझ नहीं आती तो फिर तो भाई वैसी सर खपाई हो रही है। बाकी हमने इसके 2 एग्जांपल्स किए हैं। अगले एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि जो रेशोज़ होते हैं ना वो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोगों ने डिफ़ाइन करना होता है, हम लोगों ने प्रूव करना होता है, हम लोगों ने फाइंड करना होता है। वो रेशोज़ में वैल्यूज़ होती हैं, लाइक आपको 1.4 दे दिया जाए, 1.5 दे दिया जाए, 1.6 दे दिया जाए, 1.7 दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि ये किसी भी ए बी के इक्वल हैं, किसी भी सी ए के इक्वल हैं, तो आप इन्हें एज अ रेशो प्रूव करें। तो आपके पास क्या रेशो आएगा, 1:7, डबल रेशो a/b। ये डबल रेशो वाला जो काम है ना ये भी आपका आगे आएगा, तो इस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आएगी। अभी सिर्फ हम लोग रेशो समझ रहे हैं तो हम रेशो को डिफाइन करेंगे, क्योंकि इक्वल के साइन को डबल रेशो की जो तरीके से वो प्रूव किया जाता है।
तो आप लोगों ने जो है आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने रेशो के अबाउट थोड़ा सा जो हिस्ट्री जो है उसके बारे में समझना है कि हिस्ट्री कैसे डिफाइन हुई, हिस्ट्री को कैसे प्रूव किया गया। तो हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करने के बाद हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे कि रेशो को किसने ड्राइव किया था और वो कौन सा अजीम इंसान था जिसे रेशो के बारे में पता चला था कि रेशो क्या होती है, क्योंकि ऐसे तो किसी को नहीं पता चलता था। जैसे काउंटिंग के बारे में इतनी जल्दी याद नहीं हुआ था, काउंटिंग को काउंटिंग का नाम इतनी जल्दी नहीं दिया गया था, इस तरह रेशो के बारे में भी जल्दी याद नहीं हुआ था। काउंटिंग के बारे में आपको नंबर सिस्टम के बारे में आगे फर्स्ट ईयर में जाके पता चलेगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोचें। हम इनकी हिस्ट्री को देखेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे और प्रपोजिशन की तरफ आएंगे, फिर उसके रियल यूजेस देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसके ब्रीफली एक्सप्लेनेशंस देखेंगे और फिर ये सारा कुछ इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेक्चर है हमारा प्रपोजिशन इन सब चीज़ों पर गुजर जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने जो है आप लोगों ने खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, आप लोगों के खुद भी थोड़े बहुत जो है वो होने चाहिए। और फिर हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग एक साथ ही करेंगे। लेकिन अभी हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा गया है कि इफ़ 2 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ अ रेशो 3/4 विद आ न्यू रेशो 5/6 फाइंड द नंबर। कि अगर हमारे पास 2 ऐड किया जाए ना इस रेशो में तो फिर हमारे पास एक रेशो ईजाद होती है और फिर उस रेशो से हमने नंबर फाइंड करने हैं। अब वो रेशो कैसे बनेगी, वो कैसे ईजाद होगी, अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 3। उन्होंने हमें यहाँ पे क्या कहा है कि इफ़ 2 इज़ एडिड इन ईच नंबर ऑफ रेशो 3,4 we get new ratio 5,6 find the number। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि इसे इसके अंदर 3 के अंदर ऐड कर दो 2 को, 4 के अंदर ऐड कर दो 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। तो ये हमारे पास रेशो है, ये नहीं है। यहाँ पे अब हम लोगों ने इस रेशो को जो है ना वो डिफ़ाइन करना है। अब इस रेशो को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे, अब देखिए हमारे पास क्या थी, बिकॉज सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। हमारे पास है बिकॉज, क्योंकि द रेशो ऑफ नंबर the ratio of two number is 3/3 रेशो 4। अगर हम लोग मल्टीप्लाइकेटेड कोई भी ईच नंबर ले लेते हैं, लाइक मैं यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स, कोई भी ईच नंबर ले लो, मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर लाइक 3x 4x, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 3x + 2 4x + 2 इज इक्वल टू 5/6। यानी कि 3x + 2 का रेशो 4x + 2 का रेशो इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब मेरे पास ये इन फ्रैक्शन फॉर्म चेंज इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो मेरे पास आ जाएगा 3x + 2 ओवर 4x + 2 इज इक्वल टू 5/6। अब इसे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6 को
3x+2 के साथ और 5 को 4x+2 के साथ। तो मेरे पास आ जाएगा 6, 3x+2, 5, 4x+2, ये मेरे पास आ जाएगा 18x+12, ये मेरे पास आ जाएगा 20x+10।